हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी से मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, स्पेशली अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं जैसे नीट या आईआईटी। हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज सेल के साथ। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है ये। सेल थ्योरी में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्टीडन स्क्वान और वर्चाउ ने दी थी। वर्चाउ ने उसमें एक एक्स्ट्रा चीजें ऐड की थी स्टीडन और स्क्वान के ओरिजिनल सेल थ्योरी से। करेंटली जो सेल थ्योरी होल्ड करती है वो वही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो मेजर पॉइंट्स है सेल थ्योरी के। आगे बढ़ते हुए अगर आप ओवरव्यू ऑफ सेल में देखें तो आपको वही सारी चीजें बताई गई हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके साथ ही कुछ और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। पीपीएलओ जनरली हम लोग प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स को रेफर करने के लिए करते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए एक और सर्कुलर डीएनए इंक्लूडेड होता है। इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं और ये कई तरह के एडवांटेजेस कन्फर करता है सेल्स को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया या फिर कोई अलग फिनोटाइप से रेजिस्टेंस हो गया जैसे हीट रेजिस्टेंस या फिर कोल्ड शॉक से रेजिस्टेंस। इन सारी चीजों के कारण ही प्लाज्मिड भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं सेल के साथ। और कई बार हम लोग जैसे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, कई बार जब हमें सिलेक्शन करना होता है बैक्टीरिया का तो हम इसी प्लाज्मिड के डिफरेंशिएशन के बेसिस पर करते हैं। ठीक है। यूनिक फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन के बारे में ये है कि जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को मतलब ग्राम स्टेन में पॉजिटिव आते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जो नहीं आते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम लोग एक काउंटर स्टेन डालते हैं उसके अंदर रेड कलर का, जिससे वो डिफरेंशिएट किया जा सके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। फाइन। स्लाइम लेयर बेसिकली एक लूज शीथ है ग्लाइकोकैलिक्स का, जबकि कैप्सूल थिक और टफ लेयर है। तो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स जब लूज होता है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं और जब थिक और टफ होता है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। फाइन। यहाँ पे आपको और भी तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा गया है, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, मेसोसोम्स। ठीक है। तो ये सारी चीजों से जनरली आपसे क्वेश्चन नहीं, जब आप डिटेल में इनके बारे में देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइन। बैक्टीरिया के फ्लैजेलम के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसिकली आगे का पार्ट फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी जो अटैच जहां पर होता है उसे कहते हैं। ठीक है। पिलाई आर बेसिकली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन और फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ठीक है। बैक्टीरिया को अटैच करने में, मूवमेंट में, ये सारी चीजों में ये सारे हेल्प करते हैं। मोटिलिटी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। राइबोसोम्स में एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स 50s और 30s होते हैं पर ये बेसिकली 70s मिलकर बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब कई सारे राइबोसोम्स एक साथ आते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। और इसके साथ ही इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट रहते हैं जो कुछ रिजर्व मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गे में पाए जाते हैं और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी, जो कि गैस स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं। गैस वैक्यूल आप इमेजिन कर सकते हैं वो गैस स्टोरेज के लिए यूज होता है। फाइन। अब हम लोग बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स तो होते ही हैं। प्लांट सेल्स में अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल होता है, बहुत बड़ा से एक वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता लेकिन फिर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते ही हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक लिपिड बाई लेयर होता है। और अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोफोबिक जो भी मटेरियल्स हैं वो वाटर से या पोलर सब्सटेंसेस से दूर जाना चाहते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वाटर के पास। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग, हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। बेसिकली आपके जो भी हाइड्रोफिलिक लेयर्स सब्सटेंसेस हैं उस लेयर में वो सारे पोलर थिंग्स की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, जबकि हाइड्रोफोबिक जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे वो हाइड्रोफोबिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नॉन पोलर चीजों की तरह, लिपिड वगैरह। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दें, आपने ये चीज देखा होगा
मिसेल्स के फॉर्मेशन में भी जब आपने पढ़ा होगा डिटर्जेंट्स और मिसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, डिटर्जेंट से मिसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक एक टेल होता है और एक आयोनिक हेड होता है। सिमिलर टाइप की चीज है यहाँ भी, एक आयोनिक हेड है, एक हाइड्रोफोबिक टेल है। आयोनिक हेड सारे बाहर की तरफ फेस कर जाते हैं और ये जो टेल है ये अंदर की तरफ रहकर एक पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक लेयर बना देते हैं। ये हाइड्रोफोबिक लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फाउंडेशन है। और अब देखो, अगर कोई आयन अंदर आना चाहे, ये चीज हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर कोई आयन अंदर आना चाहे, शुरू में तो इसको आयोनिक चीजें मिलेंगी, लेकिन इसको एक लंबा मोटा हाइड्रोफोबिक लेयर पार करना है। ये चीज करने के लिए ये आयन स्ट्रेट अवे अंदर नहीं घुस सकता। इधर आपको यहाँ पर कोई चैनल चाहिए जिसके अंदर से आयन पास कर सके हाइड्रोफोबिसिटी से दूर, या कोई पंप चाहिए जो इस आयन को पकड़कर हाइड्रोफोबिक लेयर के बाद भी उसे पार कर सके। फाइन, ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि बाहर का इन्वायरमेंट क्योंकि एक्वस होता है तो हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, इसीलिए हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर रहते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर बच कर रहती है उस पोलर इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई करते हैं सरफेस पे, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली या टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो जैसा हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं, ये प्रोटीन पूरी तरह से पार कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए एक इंटीग्रल प्रोटीन है, जबकि ये प्रोटीन बस एक सरफेस से अटैच है, इसीलिए इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, इन प्रोटीन्स में शुगर्स अटैच है, जैसा आप देख सकते हैं, इसे ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही कहता है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मान लो इस तरह से है, तो ये सारी चीजें लेटरली मूव कर सकती हैं इस फ्लूइडिक लेयर के अंदर। इसके बहुत ही मजेदार मजेदार एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग कुछ पोर्शन को हटा दें, अगर मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन है, अगर हम लोग इसको हटा दें, या अगर हमारे पास फ्लोरेसेंस टैग्ड है वो सारी चीजें, तो उसको मान लो हम लोग डीएक्टिवेट कर दें उसके फ्लोरेसेंस को या सैचुरेट कर दें, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर से सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से जो फ्लोरेसेंट लिपिड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर आ जाती हैं और उस गैप को जल्दी ही फिल कर देती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हो सकता है आप आगे जाकर और डिटेल में पढ़ें, लेकिन वही है कि ये फ्लूइडिटी दिखाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि वो लेटरली मूव करवा सकता है अपने जो पोलर हेड्स हैं उनको। फाइन, many molecules come together, can move across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. ये simple diffusion से होता है, और जैसा मैंने आपको बताया बीच में बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक लेयर है, इसीलिए न्यूट्रल सॉल्यूट्स पार कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। एक और चीज आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से मूव कर जाएगा इस लेयर के पार करके। यही चीज पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। मान लो बाहर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो वो अंदर आ जाएगा, अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो वो बाहर चला जाएगा। इसके उलट अगर मैंने आपको बोला था अगर किसी आयन को अंदर आना है तो उसके लिए इस तरह का चैनल या पंप होना जरूरी है जो इसको हाइड्रोफोबिक लेयर के पार पहुंचा सके। यही चीज देखी जाती है सोडियम पोटेशियम पंप्स में, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी एटीपी को यूज करते हैं। आपने एक चीज पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको याद होगा, कि एंट्रोपी को कभी भी हम लोग नेचुरली या नेचर में एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती, द रैंडमनेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर आपको एंट्रोपी कम करनी है देन यू हैव टू पुट इन वर्क। ठीक है, सिमिलर चीज यहाँ है कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है हाई से लो फ्लो करना या फिर हाइड्रोफोबिक लेयर को स्किप कर देना। अगर आप उसको उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट लेकर जाएंगे तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, पर हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो एटीपी है, इसीलिए एटीपी पे चलने वाले इन ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स कहा जाता है। फाइन, आगे हम लोग बढ़े सेल वॉल की तरफ, तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। प्राइमरी वॉल शुरू में होता है, फिर वो रिप्लेस हो जाता है सेकेंडरी वॉल से अंदर की तरफ। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होगा उसे आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और वो प्रोटीन सिंथेसिस में काफी काम करता है। जबकि अगर उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वो लिपिड सिंथेसिस या टॉक्सिन्स रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। लिवर में आप जनरली इस तरह के ऑर्गेनेल्स को ज्यादा देखेंगे लिवर सेल्स के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस। तो कैमिलो गोल्जी ने इसे देखा था, वो सारी चीजें याद, नाम वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से काफी बार जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। आपको पता है वेसिकल, हमने शुरू में भी बात की थी, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं। वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। सिस फेस बेसिकली आपने अगर आप देखोगे सेल के स्ट्रक्चर को, ये न्यूक्लियस है, तो गोल्जी अपैरेटस का एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज में आके चीजें जुड़ती हैं और ट्रांस फेज से चीजें निकलती हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर आपको शायद डायग्राम में भी इन्होंने दिया होगा। ठीक है, डायग्राम उतना क्लियर नहीं है। बेसिकली न्यूक्लियस के तरफ होता है सिस फेज और न्यूक्लियस से अभी होता है ट्रांस फेज। हाँ, मैच्योरिंग फेज होता है ट्रांस फेज। Why Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। ठीक है, अगर आप देखोगे भी उसके डायग्राम्स वगैरह, यहाँ पर ही जैसे देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus, अगर आप राइबोसोम्स हटा लो तो लगता है कंटिन्यूअस ही टाइप के स्ट्रक्चर्स। फाइन। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स बेसिकली कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अगर उन्हें कुछ डिस्ट्रॉय करना है, मान लो सेल ने इंगल्फ कर दिया दूसरे सेल को, और अब दूसरे सेल को मारना है, तो बेसिकली लाइसोसोम्स जाकर उस वैक्यूल से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज कर देंगे जो उस दूसरे इन्वेडिंग सेल या फिर जिसको उन्होंने खाया है इस सेल ने, उसे जाकर डाइजेस्ट कर देगा और उसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद एलिमिनेट कर देगा। फाइन। वैक्यूल, जैसा हम लोग कह भी रहे थे, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स होता है जो फूड पार्टिकल्स इंगल्फ करने के बाद बनता है, जैसा मैं कह भी रहा था। इसके बाद इसमें जाकर वो लाइसोसोम जुड़ता है और उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देता है। फाइन। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो खाली रीजन होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो बेसिकली एक मेम्ब्रेन और दूसरा मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डेड होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो पहले मेम्ब्रेन से बड़ी है। अब एक बड़ी चीज को किसी छोटी चीज में घुसाने की कोशिश करोगे तो वो फोल्ड हो जाएगा, इसीलिए बीच का जो रीजन है वो मैट्रिक्स कहलाता है और इस फोल्ड को क्रिस्टे कहते हैं। ये जितने भी सारे आपको इनफोल्डिंग्स दिख रहे हैं यहाँ पर, वो सारे क्रिस्टे कहलाते हैं। फाइन। ये क्रिस्टे एक और चीज में हेल्प करती है सरफेस एरिया बढ़ाने में। जैसा मैंने कहा, अंदर वाला रीजन बड़ा होता है सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, तो इसीलिए उसमें फोल्डिंग्स आ जाती है। फाइन। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये तो आपने काफी सारी मीम्स में भी देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिक सी चीज है, सभी को पता होता है। फाइन। नेक्स्ट है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये मेजरली 3 तरह का होता है, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट जैसा हमें नाम से भी लग रहा है क्लोरोफिल कंटेन करता है, कुछ कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स भी कर सकता है, बेसिकली फूड के बनाने के काम आता है। आपने ये चीज प्लांट्स के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं आपको पता है क्लोरोफिल एक मेजर कंपोनेंट है उसका। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स आप याद रख सकते हैं क्योंकि यही कलर देता है कैरेट्स को और अलग अलग तरह के जितने भी फ्रूट्स वगैरह है या जितने भी प्लांट्स हैं जो कलरफुल होते हैं, उनमें जनरली क्रोमोप्लास्ट से ही कलर आता है। फाइन। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जनरली कुछ तरह का होता है, ये स्टोरेज के लिए काम करता है। अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं, अमाइलो से याद रख सकते हो, पोटैटो के अंदर ये काफी मिलता है। इलायोप्लास्ट में ऑयल्स और फैट स्टोर होते हैं, जबकि एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होते हैं। फाइन। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा और दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट जैसा मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसके अंदर स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा था उसी तरह यहाँ पे भी कुछ खाली जगह होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रोमा होता है और थैलाकॉइड्स होते हैं जो कि ग्राना नाम के स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं। पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। ठीक है, जैसा मैं कह रहा था स्ट्रोमा और ग्राना मेजर पोर्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। फाइन। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। जैसा मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। फाइन। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख सकते हो 70s होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि जनरली यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है। ये एक तरह का इंडिकेशन है कि हो सकता है क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन बैक्टीरियल है।
सिमिलर चीज आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरियल ऑरिजिन। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ के बारे में ही है कि हो सकता है बहुत समय पहले कोई आर्के या कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता हो, 2-3, और वो सारे एक साथ आकर आइदर सिम्बायोसिस से या फिर इंगल्फमेंट के कारण वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लिए जहां पर एक ऑर्गेनेल बन गया और दूसरा होस्ट बन गया। इस ऑर्गेनेल्स ने धीरे धीरे अपने जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उसको लीव कर दिया और होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते गया। होस्ट भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में एनर्जी देता है, क्लोरोफिल के फॉर्म में फूड बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक लाइफ हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है 70S के बारे में। फाइन, राइबोसोम्स जैसा मैंने कहा, प्रोकैरियोट्स में 50S और 30S मिलकर 70S बनाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 60S और 40S मिलकर 80S बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली स्वेडबर्ग्स यूनिट को कहते हैं। ये एक तरह का कोएफिशिएंट है सेडिमेंटेशन को लेकर, और ये डेंसिटी और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फाइन, दोनों में दो सब यूनिट्स होते हैं। जब हम लोग प्रोटीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ें या प्रोटीन एक्सप्रेशन या mRNA से प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलेगा। फाइन, साइटोस्केलेटन के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either cell or surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सेल पे मान लो काफी सारे सीलिया है, ठीक है। इसको हम लोग एक सॉफ्ट अगर प्लेट पर रख दिए, ये सीलिया पीछे मूव करा, इसके कारण सेल आगे मूव करता है, फोर्स लग रहा है। बेसिकली आप इस तरह से अगर आए तो आप पे फोर्स लगेगा। फ्लैजेला कई बार क्या करता है, वो इस तरह का लंबा स्ट्रक्चर होता है, पर जैसा आपने देखा होगा मोटर बोट के पीछे एक मोटर लगा होता है, उस तरह से फ्लैजेला इसे रोटेट करता है और उसके कारण, ये रोटेशन के कारण सेल आगे की तरफ पुश होता है। कई बार ऐसे रैंडम टाइप के मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। The electron microscope study of cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane. Basically, plasma membrane के ही extensions टाइप के होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि कुछ plasma membrane के बाहर यहाँ पे कट हो गया है और यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन ये plasma membrane के extensions की तरह होते हैं, ठीक है। Possess number of microtubules running parallel to the long axis. कोर को एक्सोनीम कहते हैं, ये चीज याद रख सकते हो, काफी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। Axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules, a pair of centrally located microtubules. इसको 9+2 array कहते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, फिगर 8.10 में ऊपर है। हाँ, तो इस तरह से 9 बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंदर 2 होते हैं, इसीलिए इसको 9+2 कहा जाता है इस एरे को। ये चीज आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हो, लेफ्ट में जो इमेज है। फाइन, हाँ, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेन्स 2 cylindrical structures called centrioles surrounded by amorphous polycentriolar materials. बेसिकली इस तरह का वो दिखता है, मतलब कुछ एकदम अलग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हाँ, और इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सिलिंड्रिकल होते हैं। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सेल साइकिल करेंगे। अभी के लिए आप बस देखो कि ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर 2 सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स और उसके अराउंड एक अमॉर्फस टाइप का सेंट्रियोलर मटेरियल। फाइन, central part of proximal region of centriole is always proteinaceous, called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. Basically इस तरह का होता है जिसमें radial spokes होते हैं और बीच के एरिया को हब कहा जाता है। फाइन, न्यूक्लियस, ठीक है, इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जिसे क्रोमैटिन्स कहा जाता है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, दो मतलब ये मान लो न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, बीच के स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि बेसिकली न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से या न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं। फाइन, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इसके बीच में, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, टू लेट मटेरियल्स इन एंड आउट। आउट क्या क्या जा सकता है, तो आरएनए जा सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जा सकता है, और कई बार कुछ सिग्नल्स भी जो होते हैं सेल के अंदर वो सारे अंदर और बाहर होते हैं। फाइन, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ओके, हाँ, तो बेसिकली ये सारी चीजें सेल डिवीजन में हम लोग फिर से करेंगे। अभी के लिए आप देखो कि क्रोमोसोम जो होता है वो एक डिवाइडिंग सेल में, तो जैसा मैंने कहा था आपको, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं क्रोमैटिन इस तरह का एकदम,
जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो बेसिकली ये अरेंज कर लेता है खुद को क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब क्या है, इस कंस्ट्रिक्शन को काइनेटोकोर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जब देखो यहाँ पे डायग्राम जो बना है वो बेटर है। अब अगर हमारे पास इस तरह का क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर जो ये वाला कंस्ट्रिक्शन है, बेसिकली बीच में जो पॉइंट है जहां पर वो सारे कनेक्टेड हैं, उसको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर किस चीज में हेल्प करता है, तो ऊपर से आ रहे सेंट्रियोल से अटैच करने में। कुछ टाइप्स के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये वैसा टाइप्स याद रख सकते हो, वैसा कुछ है नहीं इसमें। मेटासेंट्रिक वो होते हैं जिसमें मिडिल सेंट्रोमियर होता है और इक्वल आर्म्स होते हैं। सब मेटासेंट्रिक वो होता है जिसमें एक आर्म शॉर्ट होता है और थोड़ा सा दूर होता है मिडिल से बेसिकली। एक्रोसेंट्रिक में बहुत ही क्लोज होता है अपने एक एंड के और एक्सट्रीमली शॉर्ट एक छोटा आर्म होता है। वेयर टेलोसेंट्रिक में एक टर्मिनल आपको देखने को मिलता है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पर इक्वल लेंथ के हैं इसीलिए इसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है इसलिए ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत साइज का डिफरेंस नहीं, इसीलिए इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये थोड़ा और दूर है तो इसको एक्रोसेंट्रिक, और ये एकदम ही एंड पर है तो इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। फाइन। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं कभी कभी क्रोमोसोम के अंदर, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। ये स्टेन नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड में एकदम आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर माइक्रोबॉडीज अगर हम लोग देखें, माइन्यूट वेसिकल्स को कहते हैं, कई बार एंजाइम्स और प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपसे अगर कोई थ्योरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा तो वो इतने ही से आ सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर।